तो आज हम लोग डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग फिनाल के बारे में पढ़ रहे थे। तो प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर एथेनॉल मतलब एथिल एल्कोहल और सांस सल्फ्यूरिक अम्ल को 413 केल्विन ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। मतलब अगर प्रयोगशाला में एथेनॉल को और सांस सल्फ्यूरिक अम्ल को लेकर के अगर 413 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो हमको डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। यह क्रिया देखिए 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले एथेनॉल सांस सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले जल का निराकरण होता है। OH यहाँ से और AH यहाँ से H2 निकल जाता है और आपका शेष बचता है C2H5EHSO4 C2H5EHSO4 और प्लस H2 निकल जाता है। तो बनता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट एथिल एल्कोहल के दूसरे अणु से फिर क्रिया करता है और टेम्परेचर जब 413 केल्विन होता है तो फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट एथेनॉल के दूसरे अणु से जब क्रिया करता है तो यहाँ पर देखिए EHSO4 यहाँ से और OH यहाँ से मतलब H2O निकल जाता है। फिर से देख लेंगे, EHSO4 यहाँ से और EH मतलब हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से निकलता है। तो देखिए EHSO4 और EH को अगर हम जोड़ देंगे तो H2SO4 हो जाएगा। फिर आपका शेष क्या बचेगा C2H5O C2H5। देखिए C2H5O C2H5 मतलब डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा और ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो है आपका निकलेगा। अब इसमें हम देख सकते हैं कि देखिए सांस सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर शुरुआत में प्रारंभ में देखिए सांस सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा गया था और फिर लास्ट में हमको सांस सल्फ्यूरिक अम्ल बच भी जाता है। मतलब सांस सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर सीधे रूप से कह सकते हैं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, यह उत्प्रेरक का कार्य करता है, अर्थात केवल निर्जलीकरण का काम करता है। एथेनॉल से केवल जल को निकाल करके डाई एथिल ईथर में परिवर्तित करने का काम करता है। ठीक है, अब इसकी अगर विधि देखें, अभी देख चित्र हम अगले पेज पर समझाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 100 मिलीलीटर शुद्ध एथिल एल्कोहल लेते हैं और उसमें 100 मिलीलीटर सांस सल्फ्यूरिक अम्ल धीरे धीरे डालते हैं। तो और फ्लास्क को हमेशा हिला करके उसको ठंडा करते रहते हैं, क्योंकि जैसे ही एथेनॉल में हम सांस सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो ऊष्मा उत्सर्जित होने से इतना टेम्परेचर बढ़ता है जिससे गोल पेंदी का फ्लास्क जो है टूट सकता है। इसलिए उसको हिला करके हम धीरे धीरे ठंडा करते रहते हैं। अब फ्लास्क में एक थिसिल कीप, अभी आगे हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे, थिसिल कीप तथा एक थर्मामीटर लगा देते हैं और उसमें एक कंडेंसर भी लगा देते हैं, संघनित्र भी उसको हम जोड़ देते हैं। संघनित्र का जो दूसरा सिरा होता है वो ग्राही से होता है। ग्राही का मतलब जिसमें हमें डाई एथिल ईथर जो प्राप्त होगा, तो जिस पात्र में हम उसको एकत्र करते हैं उसको हम ग्राही कहते हैं। और जिस पात्र में हमको डाई एथिल ईथर हमको एकत्र करना है, फिर उस पात्र को मतलब ग्राही को बर्फ़ से भरे एक पात्र में उसको रख देते हैं। क्योंकि डाई एथिल ईथर जो वाष्पशील पदार्थ है, तो बर्फ़ में रखने से क्या होता है, जो भी डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है वह द्रव अवस्था में बना रहता है, नहीं तो वाष्पित होकर के वो बाहर निकल सकता है। अब क्या करते हैं, अब फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं और गर्म करने पर जैसे अभिक्रिया यहाँ पर बताया गया, जब टेम्परेचर लगभग 373 केल्विन होता है तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का जो है वह एथेनॉल के दूसरे अणु से अभिक्रिया करके 413 केल्विन ताप पर वो डाई एथिल ईथर देता है। अब जो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है वह वाष्प के रूप में प्राप्त होता है, उसको संघनित्र द्वारा ठंडा करके हम ग्राही में एकत्र कर लेते हैं। अब इसमें देखिए जो अभी कहा गया
कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, मतलब फ्लास्क में ही रहता है। तो धीरे धीरे जो एथेनॉल हम लिए थे और जब डाई एथिल ईथर में परिवर्तित हो जाता है तो धीरे अभिक्रिया जो है धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है, क्योंकि एथिल एल्कोहल समाप्त होने लगता है। तो फिर हम क्या करते हैं, जो फनेल लगाया गया था थीसिल कीप, उस थीसिल कीप की सहायता से हम फ्लास्क में एथिल एल्कोहल उसमें लगातार मिलाते रहते हैं। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल हमें लगातार मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल उस फ्लास्क में ही रहता है। तो जब एथेनॉल उसमें मिलाते हैं तो फिर वही अभिक्रिया जो है लगातार चलती रहती है, मतलब एथेनॉल शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके डाई एथिल ईथर बनाता रहता है। एक अभिक्रिया कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम अविरत ईथरीकरण भी कहते हैं। ये जो प्रोसेस हुआ जिसके द्वारा हम ईथर बनाते हैं, अविरत माने कॉन्टिन्यूअस, ईथरीकरण मतलब ईथर बनाने की क्रिया, माने यह क्रिया लगातार चलती रहती है, इसलिए इस क्रिया को हम कहते हैं ईथरीकरण। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल एक बार मिला दिया गया तो वो लगातार चलता ही रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभिक्रिया के दौरान यहाँ पर जल भी बन रहा है। तो अगर फ्लास्क में जल है तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में अगर जल की मात्रा बढ़ती जाएगी तो धीरे धीरे वो तन होता जाएगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि यह तन जो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल लिए थे वो धीरे धीरे तन हो जाएगा, तब हमको शांत सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः फ्लास्क में लेना पड़ेगा। लेकिन एथिल एल्कोहल की तरह इसे लगातार फ्लास्क में हमको नहीं डालना है। एथिल एल्कोहल लगातार हम फनेल की सहायता से डालते रहेंगे, अभिक्रिया लगातार चलती रहेगी। अब इसको थोड़ा सा हम चित्र के माध्यम से इसको समझेंगे। अब देखिए चित्र है इसका, तो चित्र के अगर माध्यम से इसको देखा जाए, अभी हम लोग ने विधि जो पढ़ा है तो उसको देखिए भी क्या कहा गया। एक गोल पेंदी का फ्लास्क ले लिया गया है और गोल पेंदी के फ्लास्क में देखिए एक आपका जो है फनेल जिसको थीसिल कीप कहते हैं इसको लिया गया है, और एक थर्मामीटर भी इसको लगा दिया गया है, चूँकि टेम्परेचर भी बताया गया कि 413 केल्विन ताप तक इसको गर्म करना है, तो टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी, देखने की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए थर्मामीटर इसमें हम लगा देते हैं। तो इसमें कार की सहायता से इसमें एक थीसिल कीप लगा देते हैं और एक थर्मामीटर लगा देते हैं। फिर इस फ्लास्क को फिर एक कंडेंसर से जोड़ देते हैं, संघनित्र से जोड़ देते हैं। इस संघनित्र में एक तरफ से ठंडा जल प्रवाहित होता रहता है, दूसरी तरफ से जल वो निकलता रहता है। यह संघनित्र का काम है ठंडा करने का, जो डाई एथिल ईथर का वाष्प प्राप्त होगा उसको ठंडा करने का काम होगा। और फिर ये जो संघनित्र है इसका संबंध जो है एडाप्टर के माध्यम से जो है फिर हम रिसीवर से कर देते हैं। रिसीवर का मतलब वह पात्र जिसमें हम डाई एथिल ईथर को एकत्र करेंगे, और फिर इस पात्र को फिर दूसरे एक पात्र में रखते हैं जिसमें आइस रखा होता है, माने बर्फ़ रखा होता है। माने ये जो रिसीवर है, जो ग्राही है, उसको हम बर्फ़ में रख देते हैं। और फिर अब फ्लास्क को हम यहाँ पर बालूष्मक, ये जो देख रहे हैं ये बालूष्मक है, बालू ये रखा गया है, बालू उष्मक पर इस फ्लास्क को रख करके अब इसको हम धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो जब गर्म करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब भी बताया गया कि लास्ट में आपको डाई एथिल ईथर प्राप्त होगा। तो डाई एथिल ईथर का जो वाष्प होगा, फिर यहाँ पर संघनित्र में यहाँ प्रवेश करेगा और संघनित्र उसे ठंडा करेगा और ठंडा करके उसे द्रवित कर लेगा, जिसे हम ग्राही में एकत्र कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रयोगशाला विधि है। तो अब इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमको रिएक्शन जो बताया गया इसके पहले अगर वो ध्यान में है और ये चित्र ध्यान में है तो हमको विधि याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी की हम व्याख्या कर देंगे तो डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि पूर्ण हो जाएगा। अब ईथर बनाने की अन्य विधियाँ देखेंगे। अभी इसके पहले हम लोग डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि देखे थे। अब डाई एथिल ईथर हम दूसरे विधि से भी बना सकते हैं, या दूसरे भी ईथर जो हैं जैसे डाई मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर को हम अन्य विधियों से भी बना सकते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी विधियाँ हैं जिसके द्वारा हम ईथर को बना सकते हैं? तो पहला है आपका एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा। निर्जलीकरण मतलब एल्कोहल से अगर जल निकाल दिया जाए तो हमको डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। तो यह प्रक्रिया कैसे कराई जाती है? एथेनॉल के वाष्प को जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के ऊपर
513 से 523 केल्विन ताप पर प्रवाहित करते हैं तो एथेनॉल के इसमें 2 अणु भाग लेते हैं और इसमें से जल का एक अणु निकल जाता है। देखिए जल का एक अणु अगर निकाल देंगे तो हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एल्कोहल के निर्जलीकरण के द्वारा हम बना सकते हैं डाई एथिल ईथर। दूसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, विलियमसन संश्लेषण द्वारा। तो विलियमसन संश्लेषण क्या है, कभी कभी अलग से भी आता है विलियमसन संश्लेषण के बारे में लिखने के लिए। तो देखिए परिभाषा के रूप में देखेंगे, जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। अब जैसे एल्किल हैलाइड, अब एल्किल हैलाइड की जगह हम एथिल क्लोराइड ले सकते हैं। फिर सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड का मतलब जैसे कोई एल्कोहल है तो एल्कोहल में से अगर एच हटा करके Na जोड़ देंगे तो उस एल्कोहल का जो है सोडियम लवण प्राप्त होता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए C2H5OH था, एच हटा करके अगर Na जोड़ देंगे तो इसको कहेंगे सोडियम एथॉक्साइड। तो सोडियम एल्कोक्साइड की जगह यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड ले लिया गया है। अब देखिए NaCl आपका निकल जाएगा और C2H5O C2H5 मतलब डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से विलियमसन संश्लेषण के द्वारा भी हम डाई एथिल ईथर बना सकते हैं। अगला है देखिए एल्किल आयोडाइड पर शुष्क सिल्वर ऑक्साइड की अभिक्रिया से। देखिए एक होता है शुष्क सिल्वर ऑक्साइड, दूसरा होता है नम सिल्वर ऑक्साइड। तो शुष्क सिल्वर ऑक्साइड का मतलब होता है Ag2O और जब नम सिल्वर ऑक्साइड कहा जाएगा तो AgOH उसका सूत्र होता है। तो यहाँ पर शुष्क सिल्वर ऑक्साइड की अभिक्रिया कराया जाएगा। तो देखिएगा ये जो आयोडीन है सिल्वर से अभिक्रिया करके सिल्वर आयोडाइड बनाएगा और यहाँ पर 2 एथिल समूह और 1 आपका ऑक्सीजन बचेगा। तो C2H5O C2H5 मतलब डाई एथिल ईथर हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कुछ और भी विधियाँ देखेंगे। अगली विधि है डाई एजोमेथेन की एल्कोहल से अभिक्रिया द्वारा। अगर डाई एजोमेथेन की अभिक्रिया हम किसी भी एल्कोहल से कराते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होता है। तो अब यह अभिक्रिया जो है एल्युमिनियम एल्कोक्साइड या फ्लोरोबोरिक अम्ल की उपस्थिति में अगर हम डाई एजोमेथेन की अभिक्रिया एथिल एल्कोहल से कराया जाता है तो हमें ईथर प्राप्त होता है। तो होता क्या है, देखिए CH2 अगर यहाँ पर जोड़ दें तो CH3 हो जाएगा। तो C2H5O CH3, देखिए C2H5O CH3 प्राप्त होगा और नाइट्रोजन जो है यहाँ पर ये जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डाई एजोमेथेन और एल्कोहल की अभिक्रिया के द्वारा ईथर हम बना सकते हैं। अब देखिए ये जो C2H5O CH3 प्राप्त हुआ इसको क्या कहेंगे, एथिल मेथिल ईथर। मतलब इस क्रिया के द्वारा हम डाई एथिल ईथर नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये आपका डाई एजोमेथेन है। तो ये जो यहाँ पर CH2 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो CH2 जब S से जुड़ेगा तो यहाँ पर CH3 ही आएगा। हम डाई मेथिल ईथर बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर C2H5OH की जगह CH3 ले लें तो CH3 हो जाएगा O और CH2 अगर यहाँ जुड़ जाएगा तो ये भी CH3 हो जाएगा। तो यहाँ पर CH3O CH3 मतलब डाई मेथिल ईथर बन सकता है, लेकिन डाई एथिल ईथर हम इसके द्वारा नहीं बना सकते हैं। तो ये आज जो है कुछ ईथर बनाने की विधियाँ आपको बताया गया, इसको हम लोग ध्यानपूर्वक देखकर और नोट्स बना लेंगे। थैंक यू।